नमस्कार। कभी ऐसा होता है ना कि टॉपिक के बारे में सब कुछ पता होता है लेकिन फिर भी वो परफेक्ट जवाब नहीं बन पाता। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो आज हम एक ऐसी टेक्निक पर बात करेंगे जो जवाब लिखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। सारी नॉलेज तो है लेकिन उसे एग्जामिनर की मांग के हिसाब से सही ढंग से पेश नहीं कर पा रहे, और अक्सर बस एक सही स्ट्रक्चर की कमी की वजह से अच्छे खासे मार्क्स हाथ से निकल जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि हर अच्छे सवाल में ही उसके आइडियल आंसर का ब्लूप्रिंट छिपा होता है तो हाँ, बिल्कुल। हमें बस उसे पढ़ना सीखना है और इसकी चाबी है टेल वर्ड्स को पहचानना। तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो स्ट्रैटेजिक कमांड्स हैं। ये बताते हैं कि आपको कारण बताने हैं, हिस्ट्री बतानी है या सिर्फ एक ढांचा देना है। जैसे अगर सवाल में क्यों पूछा गया है तो समझ जाइए कि फोकस कारण और प्रभाव पर रखना है। ये आपके जवाब के लिए एक जीपीएस की तरह काम करते हैं। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं और अपने पहले टेल वर्ड को देखते हैं क्यों। ये शायद सबसे कॉमन डायरेक्टिव वर्ड्स में से एक है जिसका हम सामना करते हैं, और ये सच में बहुत पावरफुल है। जरा इस सवाल को देखिए। यहाँ कीवर्ड है क्यों। ये कोई राय नहीं पूछ रहा है, ये एक एनालिसिस मांग रहा है, एक कॉज एंड इफेक्ट वाली एक्सप्लेनेशन। तो इसका जवाब कैसे देंगे? जब भी क्यों देखे तो समझ लीजिए कि एक जासूस की तरह सोचना है। उन ठोस फैक्चुअल रीजंस को सामने लाना है जिनकी वजह से वो स्टेटमेंट बना है। यहां अंदाजा नहीं लगाना है, बल्कि एक केस बनाना है। एक के बाद एक सुराग जोड़ते हुए एक मजबूत तर्क तैयार करना है। अब इस स्लाइड में जो दिलचस्प है वो ये कि यहाँ पर एक तरह का फूल प्रूफ फॉर्मूला मिल जाता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं, फिर मेन बॉडी में आप कारणों की गहराई में जाते हैं, और आखिर में कंक्लूजन में सब कुछ समेट देते हैं। इससे एक साफ लॉजिकल फ्लो बनता है जो एग्जामिनर को इंप्रेस करता है। तो जवाब के मेन बॉडी में इस तरह के सॉलिड पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। ये वो फैक्ट्स हैं जो आपके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करते हैं। जैसे केंद्रीय पूर्वाग्रह का मतलब है कि केंद्र के पास राज्यों से ज्यादा पावर है, या फिर अवशिष्ट शक्तियां मतलब वो पावर्स जो किसी भी लिस्ट में नहीं है, वो भी केंद्र को ही मिलती हैं। हर पॉइंट आपके केस को मजबूत बनाने वाली एक ईंट की तरह है। तो क्यों का मतलब है कारण ढूंढना, सिंपल। पर क्या हो अगर सवाल हमसे एक कहानी सुनाने को कहे? चलिए अपने अगले टेलवर्ड पर चलते हैं, ट्रेस या पता लगाना। ये बिल्कुल ही अलग अप्रोच मांगता है। ये मजेदार होने वाला है। अब यहां देखिए, डायरेक्टिव है ट्रेस। ये हमसे एक स्टोरी टेलर, एक हिस्टोरियन बनने को कह रहा है। ये कह रहा है कि हमें समय के साथ एक सफर पे ले चलो, बिल्कुल शुरुआत से लेकर आज तक। तो ये कहानी कैसे सुनाई जाएगी? मतलब ट्रेस का मतलब है घटनाओं को एक क्रम में रखना। सिर्फ पॉइंट्स लिस्ट डाउन नहीं करने हैं, बल्कि ये दिखाना है कि कैसे एक घटना दूसरी से जुड़ी और समय के साथ एवोल्यूशन कैसे हुआ। और ये स्ट्रक्चर कमाल का है। देखिए कैसे इंट्रोडक्शन में आप स्टेज सेट करते हैं, फिर कहानी बताते हैं, और आखिर में ये समझाते हैं कि आज वो कहानी क्यों मायने रखती है। इससे जवाब में एक वजन आता है। एक ट्रेस वाले जवाब में ये माइलस्टोन्स आपकी कहानी के चैप्टर्स की तरह हैं। 1952 के कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से, जिसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की नींव रखी, फिर मेहता समिति की सिफारिशों तक, और आखिर में 73rd अमेंडमेंट जैसे लैंडमार्क कानून तक जिसने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। ये आपके टाइमलाइन के नॉन नेगोशिएबल एंकर्स हैं। चलिए अब अपने आखिरी केस स्टडी पर चलते हैं। ये टेल वर्ड है आउटलाइन या रूपरेखा। ये शब्द डेप्थ नहीं बल्कि ब्रेविटी और क्लैरिटी की मांग करता है। सवाल देखिए, रूपरेखा मतलब परीक्षक आपसे पूरी इमारत नहीं, सिर्फ उसका ब्लूप्रिंट, उसका नक्शा मांग रहा है। फोकस स्ट्रक्चर पर है, मेन पिलर्स पर, ना कि हर कमरे की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन पर। तो इसकी रूपरेखा कैसे तैयार करेंगे? तो याद रखिए, जब भी आउटलाइन दिखे तो डिटेल्स में नहीं खोना है। इसे एक घर के ढांचे के रूप में सोचिए। आप नींव, दीवारें और छत बना रहे हैं, लेकिन अभी फर्नीचर नहीं लगा रहे हैं। मकसद है मेन कंपोनेंट्स को साफ और संक्षेप में पेश करना। इससे ज्ञान की गहराई नहीं बल्कि चौड़ाई दिखती है। इस अप्रोच का सीधा साधा फंडा है क्लैरिटी। बस एक क्विक डेफिनेशन, मेन फीचर्स की एक लिस्ट और एक छोटा सा समरी। ये एफिशिएंट है, इफेक्टिव है, और दिखाता है कि आप टॉपिक के कोर स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो जवाब के मेन बॉडी के लिए ये वो मेन पिलर्स हैं जिन्हें आप लिस्ट करेंगे। हर एक इंडियन फेडरल सिस्टम का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है। जैसे दोहरी राज व्यवस्था का सीधा मतलब है कि केंद्र और राज्य
दोनों लेवल्स पर सरकारें हैं, हर एक पर पूरा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें साफ साफ बताना है। तो अब तक हमने 3 अलग अलग टेल वर्ड्स देखे और देखा कि कैसे तीनों के लिए जवाब का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग था। ये सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये एक पावरफुल टूल किट बनाने जैसा है जिसे किसी भी सिचुएशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। और यही इस पूरी बातचीत का सार है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन होना काफी नहीं है, टेल वर्ड को समझना उस इन्फॉर्मेशन को एक ऐसे जवाब में बदलने की पावर देता है जो सटीक, रेलेवेंट और असरदार हो। ये बिल्कुल एक ताला खोलने और अंदर के खजाने को बाहर निकालने जैसा है। ये टेबल एक तरह से सब कुछ समराइज कर देती है। क्यों मांगता है एनालिसिस, ट्रेस मांगता है कहानी और आउटलाइन मांगता है ब्लूप्रिंट। इन 3 फर्कों को याद रखना जवाब लिखने के तरीके में क्रांति ला सकता है। और यही बात इसे इतना पावरफुल बनाती है। ये सिर्फ एग्जाम में मार्क्स लाने के बारे में नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को लेने, उसके मेन कंपोनेंट्स को समझने और उन्हें साफ साफ कम्युनिकेट करने के बारे में है। ये एक ऐसा स्किल है जो हर जगह काम आता है। तो अगली बार जब कोई सवाल सामने आए तो सीधे जवाब देने मत लग जाइएगा। एक पल रुकिए, टेल वर्ड को ढूंढिए और उसे अपना गाइड बनने दीजिए। ये सिर्फ एक बेहतर जवाब की तरफ ही नहीं, बल्कि एक ज्यादा साफ सोच की तरफ पहला कदम है। सोचिए जरा, इस स्किल का इस्तेमाल और कहां-कहां किया जा सकता है? एग्जाम्स में मुश्किल से मुश्किल सवाल का सामना कैसे किया जाए, अक्सर हम सब इस उलझन में फंस जाते हैं। तो आज हम इसी रहस्य को सुलझाएंगे और सवाल के उस कोड को अनलॉक करेंगे। सामने एक लंबा घुमावदार सवाल और दिमाग बिल्कुल खाली। ऐसा लगता है जैसे जवाब कहीं छिपा हुआ तो है, लेकिन उसे ढूंढने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। लेकिन मजे की बात यह है कि हर सवाल में ही उसका जवाब लिखने का एक हिंट छिपा होता है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, इन सवालों से निपटने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है जो सवाल की बनावट में ही छिपा होता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक तकनीक है। जी हाँ, अक्सर सवाल का सबसे जरूरी हिस्सा होता है उसका आखिरी शब्द। यही वो चाबी है जो पूरे जवाब का दरवाजा खोलती है। इसे कहते हैं टेल वर्ड या फिर डायरेक्टिव। तो ये डायरेक्टिव है क्या? समझिए कि ये एग्जामिनर का इंस्ट्रक्शन है। ये बताता है कि जवाब कैसे देना है, सिर्फ ये नहीं कि क्या देना है। ये जवाब का पूरा ब्लूप्रिंट तय करता है। इस एक शब्द को समझना मतलब आधी जंग जीत लेना। तो हमारा पहला डायरेक्टिव है परिभाषित करें या डिफाइन। अब ये सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, पर इसमें भी एक खास टेक्निक छिपी है। जब परीक्षक डिफाइन कहता है तो उसकी उम्मीद एक बहुत ही स्पष्ट और टू द पॉइंट जवाब की होती है। यहां लंबी चौड़ी कहानियों की कोई जगह नहीं है, बस उस विषय का सार चाहिए, उसकी मूल पहचान। जैसे एक उदाहरण देखते हैं। यहां फोकस साफ है, धर्मनिरपेक्षता क्या है और भारतीय संविधान उसे कैसे देखता है। तो सवाल है, इसका जवाब कैसे बनाया जाए? इसका स्ट्रक्चर देखिए कितना क्लियर है। शुरुआत होती है एक सटीक परिभाषा से, फिर मेन बॉडी में संवैधानिक प्रावधानों का जिक्र करके पॉइंट को सपोर्ट किया जाता है, और आखिर में एक छोटा सा कंक्लूजन कि यह भारतीय लोकतंत्र के लिए क्यों जरूरी है। एकदम साफ, सटीक और असरदार। चलिए अब अगले स्तर पर चलते हैं। हमारा अगला डायरेक्टिव है विस्तार से बताएं या इलैबोरेट। ये शब्द गहराई में उतरने का संकेत देता है। यहां परीक्षक सिर्फ परिभाषा से संतुष्ट नहीं होगा, वो चाहता है कि विषय को खोला जाए, उसके अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डाली जाए और उसे ज्यादा विस्तार से समझाया जाए। मतलब ये परिभाषा से एक कदम आगे की बात है। अब इस सवाल को देखते हैं। यहां सिर्फ ये बताना काफी नहीं है कि सतत विकास क्या है, इसके महत्व को नीति नियोजन के संदर्भ में विस्तार से समझाना होगा। इसकी शुरुआत एक ब्रीफ डेफिनेशन से की जाती है ताकि कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाए, लेकिन असली काम होता है मेन बॉडी में, जहां इसके 3 पिलर्स इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल को एग्जाम्पल्स के साथ समझाया जाता है, और कंक्लूजन में भविष्य की ओर देखते हुए एक बड़ा विजन प्रस्तुत किया जाता है। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आज के अंतिम डायरेक्टिव पर, उदाहरण सहित समझाएं या एग्जेम्प्लीफाई। ये डायरेक्टिव सीधे सीधे सबूत मांगता है। जब एग्जेम्प्लीफाई जैसा शब्द दिखे तो इसका मतलब है कि अपनी बात साबित करनी है। यहां थ्योरीज नहीं बल्कि ठोस रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स काम आते हैं। यहां दिखाना है, सिर्फ बताना नहीं। ये सवाल देखिए, सीधे सीधे उदाहरण मांग रहा है। एक तरह से ये पूछ रहा है, सबूत दिखाओ कि भारत की पहले सफल रही हैं। इसकी शुरुआत एक ब्रीफ इंट्रो से होती है, लेकिन जवाब का दिल है इसकी मेन बॉडी।
यहाँ ठोस केस स्टडी दी जाती हैं, जैसे नेशनल सोलर मिशन या पवन ऊर्जा में हुई प्रगति। हर एग्जाम्पल दावे को मजबूत करता है और आखिर में इन्हीं उदाहरणों के आधार पर एक पॉजिटिव कंक्लूजन निकाला जाता है। तो हमने 3 शक्तिशाली डायरेक्टिव्स को समझा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी को एक साथ कैसे याद रखा जाए और अपनी रणनीति में कैसे शामिल किया जाए। डिफाइन का मतलब है क्लैरिटी यानी स्पष्टता, इलैबोरेट का मतलब है डेप्थ यानी गहराई, और एग्जाम्प्लीफाई का मतलब है प्रूफ यानी प्रमाण। तो अगली बार जब कोई सवाल सामने आए तो उसके आखिरी शब्द को देखकर सोचना है कि फोकस क्लैरिटी पर करना है, डेप्थ पर या प्रूफ पर। यह छोटा सा एनालिसिस जवाब की पूरी डायरेक्शन बदल सकता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यही है, सवाल के अंत में दिए गए उस एक शब्द से घबराने की जरूरत नहीं है। उसे एक बोझ की तरह देखने के बजाय एक रोड मैप की तरह देखना चाहिए। वो असल में जवाब की पहली ईंट है। वही तो बताता है कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ जाना है। इस जानकारी के साथ कोई भी सवाल डरावना नहीं लगेगा, बल्कि एक चैलेंज की तरह महसूस होगा जिसे हल किया जा सकता है। तो अगली बार जब कोई मुश्किल सवाल सामने आए तो बस एक गहरी सांस लेनी है, उस आखिरी शब्द को पकड़ना है और अपना बेस्ट जवाब लिखना शुरू कर देना है। तो अब अगला कौन सा सवाल डिकोड होने वाला है?